बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। कि हम अभी फ़िलहाल इफ़ेक्टिव बिजनेस राइटिंग की तरफ ही रहेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट की तरफ अभी हम नहीं गए। तो हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि ये हमने कर लिया कीप इट सिंपल। आज हम बात करेंगे बी ओरिजिनल। बी ओरिजिनल का मतलब ये है कि आप अपने आइडिया में वो बात कीजिए जो खालिस्तन है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। यानी जो आप बात कहना चाहते हैं वो सादा है, आसान है, जो बात आप कहना चाहते हैं वो सिंपल है, और आप उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर रहे, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। यानी पैगाम में सादगी अडॉप्ट की गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी है कि हमारा असल मकसद ये है कि हम अडॉप्ट करें राइट टोन। गलतियों के मतलब हम बात जो करें उसमें गुस्सा ना हो, राइट टोन की तरफ चले। तो ये एरिया भी बहुत हद तक जो है हमने कवर किया था कल। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि फिगर सही होने चाहिए, आपका नंबर सही होने चाहिए, आपकी डेट सही होनी चाहिए, आपको एग्जैक्ट वर्ड यूज करने चाहिए। वेरी गुड, वेरी फाइन, ये मैंने कहा था ये नहीं यूज करने आपने। तो ये हमने बी ओरिजिनल की बात की थी वहां। अब अगर देखें तो यह है अडॉप्ट राइट टोन। इसका मतलब ये कुछ टोन ऐसी होती हैं जो हमारे सुनने वाले को या मैसेज पढ़ने वाले को गुस्सा दिलाती हैं। हमारे मैसेज जो सुनने वाला है उसे एंग्री कर देती हैं, उसे गुस्सा दिलाती हैं। हमें इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए। लहजा, बिल्कुल सही आपने कहा उमर, लहजा। तो हमारा लिखने का लहजा भी अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात ये कर रहे थे कि इस अंदाज से हमें बात नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर जो हमें बातें बताते हैं हमारे राइटर जो है बुक के, वो बड़े काम की बातें हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि देखिए, आप कलेक्वल लैंग्वेज इस्तेमाल ना कीजिए, आप हमेशा पॉजिटिव एंड कीजिए, आप पर्सनल प्रोनाउंसिएशन यूज कीजिए, कोई मसला नहीं है। आप क्रिटिसाइज ना करें, तनकीद ना करें। यानी हमें कलेक्वल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, हमें एंड पॉजिटिव करना है, हमें पर्सनल प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करना है, तनकीद नहीं करनी, और नेगेटिव फ्रेजेस को भी इस्तेमाल नहीं करना। तो जहां अवॉइड है उसके आगे मैंने क्रॉस लगा दिया, ये हमें नहीं करना। और जहां ऑलवेज या यूज है वो हमें करना है। ये दो काम ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए। पॉजिटिव एंड करना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउंसिएशन यूज करनी चाहिए, लेकिन हमें कलेक्वल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें नेगेटिव फ्रेजेस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कलेक्वल लैंग्वेज होती क्या है। तो कलेक्वल लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। देखिए, ये एक ऐसी जुबान होती है जिसके अंदर आप कुछ इस तरह का फ्रेज या एक्सेस वर्ड यूज करते हैं जो कि इंसान को गुस्सा दिलाते हैं, अग्रेशन दिलाते हैं। तो कहते हैं कि राइट टोन अडॉप्ट करनी है तो कलेक्वलिज्म छोड़ना पड़ेगा। कलेक्वलिज्म क्या है? अजाफी लफ्ज इस्तेमाल करने जिससे कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। मिसाल के तौर पे पहले तो हम इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक वो हिस्सा जो मुआशरती तौर पे हम गलत करते हैं, यानी आम जिंदगी में, उससे हमें ये समझ ज्यादा अच्छा आ जाएगा। फिर चलेंगे बिजनेस की तरफ कि बिजनेस में ये कैसे होता है। जाहिर है हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो तो बिजनेस के हवाले से पढ़ना है, और एक प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो गुस्सा दिलाने वाले हैं। बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली आपका एम तो यही ना कि आपने एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, और एक चार्टेड अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए सॉरी, कि फजूल बात क्या होती है, बेमकसद बात क्या होती है, कौन सी ऐसी बात होती है जो बिला वजह करेंगे तो उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज है नंबर 1, सिट ऑन द फेंस। यानी एक मिसाल दी आपको, ये नहीं कि मतलब आपको बताना था कि ये अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मतलब है ये नहीं करना, हमने ये हमने नहीं करना। सिट ऑन द फेंस
बच्चों, आप फेंस जानते हैं क्या चीज होती है? एक खारदार तार होती है। अगर हम किसी बंदे को ये कहें, आर यू सिटिंग ऑन द फेंस, तो जाहिर है वो गुस्सा करेगा कि तुम इतना जल्दी मुझे कह रहे हो कि डन इट क्विक, जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ, आर यू सिटिंग ऑन द फेंस, तो कहने का मतलब ये है कि आप गुस्सा दिला रहे हैं। तो हमें पहले सोशली मुआशरती तौर पे सोचते हैं ना, फिर इसको बिजनेस वर्ल्ड में ले जाएंगे। दूसरी बात, कोई जल्दी का कह रहा है, हम उसे कहते हैं फ्लैश इन द पैन, यानी तुम वो क्या होता है, गरम तवे पे बैठे हो या गरम सॉसपैन पे बैठे हो, तुम एक जलती मछली की तरह हो। और मिसाजिंग द रिजल्ट, ये तो सिंपल वर्ड है किसी की अना को हिट करने के लिए, बल्कि आप समझिए कि आपने तो सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया है कि तुमने गड़बड़ी की है। ये इल्जाम है, ये कोई प्रोफेशनल बर्दाश्त नहीं करेगा अगर आप उससे कहेंगे यू आर मिसाजिंग द रिजल्ट्स। तो ये अनएथिकल बात है। ब्रश अंडर द कारपेट, इसका मतलब यह है कि तुमने सारा गंद इकट्ठा किया हुआ। एक दफा ब्रश फेरो अपने कारपेट पे नीचे, तो यू हैव एडिड अ रॉन्ग थिंग्स। ये देखिए कितना बड़ा इल्जाम है किसी पे। आप बताइए, अगर ऐसा इल्जाम किसी पे लगाया जाए तो क्या वो हमें कोई मुस्बत जवाब देगा? ठीक है ना। आप बताइए, अगर कोई आपसे ये कहे कि तुमने रिजल्ट की मिसाजिंग की है, या तुम अपने कारपेट पे अंडर ब्रश ब्रश फेरो, सारा कचरा इकट्ठा किया हुआ तुमने, तो क्या कोई इंसान किसी को अच्छा रिस्पॉन्स करेगा? ये तो अब्यूजिंग है, ये तो गाली है। तो इंसान को इससे अवॉइड करना चाहिए। असल में इसका मतलब क्लैक्वल लैंग्वेज का हमें आसान मीनिंग ये याद रखना चाहिए, गुस्सा दिलाने वाली बात, लेकिन दिल में इसका मतलब ये याद रखना चाहिए कि दूसरे को गाली देना, अब्यूज करना, बदतमीजी करना। तो इसका मतलब हमें दिल में क्या रखना चाहिए कि हम बदतमीजी कर रहा है कोई बंदा किसी के साथ। लिहाजा आपको नहीं चाहिए कि आप ऑल द थिंग्स सेड एंड डन, ऑल द थिंग सेड एंड डन, तुम कहते हो जो मेरे मुंह से निकले वो पूरा हो जाए। क्यों, क्या भाई वो कोई बादशाह सलामत है? जाहिर है वो भी एक आम इंसान है, और आप उसको कहते हैं ऑल द थिंग्स सेड एंड डन। अब उसके बाद लुकिंग ऑन द ब्राइट साइड, तुम इतने कमजोर हो, या तुम इतने कह लीजिए कि अकल के एतबार से फारिग शख्स हो कि तुम सिर्फ एक ब्राइटर साइड देख सकते हो, तुम्हें दोनों साइड की तस्वीर देखनी आती नहीं। जहां चमकती चीज नजर आती तुम वहीं बैठ जाते हो। तो ये अक्सर पेरेंट्स बच्चों को कह देते हैं कि यू ओनली लुक ऑन द ब्राइटर साइड, बट ये हम किसी प्रोफेशनल को नहीं कह सकते। प्रोफेशनल को ये कहने का मतलब आप समझते हैं कि अगर हम किसी प्रोफेशनल को ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम तो स्ट्रेट अवे उसको जो है वो अग्रेसिव कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे हम उसको अब्यूज कर रहे हैं कि जनाब आप तो गड़बड़ कर रहे हैं इस मामले में। लिहाजा इस तरह की बातों से मुआशरती सतह पे हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और राइट टोन यूज करनी चाहिए। इसी तरह की टर्म्स मैंने गूगल पे देखी तो वहां पे क्लैक्वल जो वर्ड्स उसके अंदर एक ये था, फीस्ट योर आइज, अपनी आंखें एक जगह पे रखो, हैव अ बॉल, लेट योर हेयर डाउन। तो ये वो चीजें थी जो गुस्सा दिलाने वाली उन्होंने बताई। फीस्ट योर आइज कहता है, इफ यू फीस्ट योर आइज ऑन द समथिंग यू आर डिलाइटेड एंड ग्रेटिफाइड बाय व्हाट यू सी, कि अगर तुम देखना सीखोगे तो सीखो, तुम्हें देखना आएगा ना, इसका मतलब अभी तक देखना नहीं आता। ठीक है, या आप उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इफ यू हैव अ बॉल, यानी हैव अ बॉल का मतलब यू, इफ यू हैव अ बॉल यू एंजॉय योर सेल्फ, अगर तुम्हारे पास गेंद होगा तो तुम एंजॉय करोगे ना। अच्छा, इसी तरह इफ यू सजेस्ट दैट समथिंग, यानी लेट योर हेयर डाउन, इफ यू सजेस्ट दैट समवन शुड लेट देयर हेयर डाउन, यू आर टेलिंग देम टू रिलैक्स एंड एंजॉय देमसेल्फ, के गुस्सा ना करो, जरा एंजॉय करो, जिंदगी को सुकून में लाओ। अब इसका सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ गुस्सा दिलाने वाले अल्फाज हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो इतने ज्यादा इस्तेमाल हुए गोरों की सोसाइटी में। हमारे भी मुआशरे में बाद ऐसे अल्फाज हैं जो तकिया कलाम बन जाते हैं लोगों।
तो जब वो तकिया कलाम बन जाते हैं और इतने फजूल इस्तेमाल होते हैं तो लोग उन्हें फजूल लफ्ज मान लेते हैं, और फजूल मानने की वजह से या तो उन पर गौर नहीं करते, और अगर गौर करते हैं तो उसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते। यानी मजा नहीं आता कि इंसान एक मुहावरा बोले, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड बोले और फिर उसका मतलब भी समझाता फिरे। तो ये आम कम्युनिकेशन में काम नहीं हो सकता, लिहाजा इससे बोलना ही नहीं चाहिए। इसमें तीनों प्रॉब्लम हो सकते हैं, दूसरा गलत मीनिंग निकाले, गुस्सा कर ले, दूसरा सुने ही ना, तो फजूल बात है, क्या सुनना है इसका, या ये है कि आपको खुद फिर मतलब भी बताना पड़े। तो ये तीनों ही बोरिंग बातें हैं, तीनों ही नहीं होनी चाहिए। लिहाजा फिर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हमें ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये फजूल लफ्ज कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं होने चाहिए। लिहाजा एक प्रोफेशनल को अपनी ज़ुबान में वही वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए जिसके लोग मीनिंग जानते हैं, जो बिला वजह नहीं है, और जो किसी को अब्यूज़ ना करें, एग्रेशन ना दिलाएं या मीनिंगलेस ना हो जाए, तो लिहाजा इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ बड़ी अहम है कि बात को हमेशा मुस्बत अंदाज से ख़त्म करना चाहिए, सो दैट कि जितने मर्जी अल्फाज लग जाएं, जितने मर्जी सेंटेंस ऐड हो जाएं, यहाँ पे इजाज़त है, लेकिन बात को मनफी पे ख़त्म नहीं करना, बात को हमेशा मुस्बत पे ला के ख़त्म करना। और वो क्या है कि देखिए, यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि हमें एक तो ये याद रखना चाहिए कि जब हम जर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारी राइटिंग या हमारे मैसेज में कोई भी बात जो है वो पॉजिटिव पे ख़त्म होनी चाहिए, नेगेटिव पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव पे हमेशा एंड करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी को अनइंटेंशनली क्रिटिसाइज ना कर दें, अवॉइड क्रिटिसाइज। जहां पे आपको लगे आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने जुमले को देखिए, बाज़ औक़ात इंसान क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता, अनअटेंशनल क्रिटिसाइज कर देता है। यानी दिल नहीं चाह रहा होता बंदे का, या वो चाहता नहीं है, लेकिन अल्फाज ऐसे बयान हो जाते हैं कि इंसान गैर इरादी तौर पे दूसरे पे तनकीद कर देता है, और इससे बचना चाहिए, ठीक है ना, इससे हमेशा बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए दूसरे को, इससे बचना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि ऐसा ना हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े पॉजिटिव की, बाज़ जगह पे आपको चाहिए कि आप टुक द एप्रिसिएशन, जहाँ हो सके वहाँ कोशिश कीजिए कि आप जो है एप्रिसिएशन लीजिए। यानी जहाँ तारीफ हो रही है वहाँ अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, कोई मसला नहीं है, एप्रिसिएशन लेनी चाहिए, तारीफ करवानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ पे कोई पॉजिटिव काम हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, वहाँ पे हमेशा हमें डायरेक्ट वर्ड यूज, डायरेक्ट सेंटेंस यूज करना चाहिए। लेकिन जहाँ तनकीद का मामला है वहाँ हमें इनडायरेक्ट वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। और पैगाम को कभी मनफी नहीं बल्कि मुस्बत अंदाज से ख़त्म करना चाहिए। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि वो याद है ना, एक सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पे बड़े जहाज़ में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। तो मैंने कहा था अच्छा सेंटेंस ये है कि आप बड़े जहाज़ पे इंजॉय कर सकते हैं सफ़र को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे। तो इसका मतलब भी वही कि डोमेस्टिक फ़्लाइट पर दस्तयाब नहीं होगा, लेकिन जुमला पॉजिटिव हो गया। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए, नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड से अवॉइड करना चाहिए और उसे कन्वर्ट करना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जहां किसी पे तनकीद हो रही है, अनअटेंशनल हो रही है, बेशक आप वहां इनडायरेक्ट वर्ड यूज कीजिए, कोशिश कीजिए आप बीच में ना आए। और जहां अप्रिसिएशन मिल रही है, तारीफ हो रही है, वहां पे आप डायरेक्ट वर्ड यूज कीजिए या डायरेक्ट सेंटेंस यूज कीजिए।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप किसी को तनकीद कर रहे हैं तो आप कौन सा फिक्रा यूज करेंगे? शाबाश। अगर आप किसी पे तनकीद कर रहे हैं तो कैसा सेंटेंस यूज करेंगे? शाबाश, इनडायरेक्ट सेंटेंस यूज करेंगे। यहाँ इनडायरेक्ट सेंटेंस यूज करना बेहतर है। और जहां आपकी तारीफ हो रही है, कोई क्रेडिट मिल रहा है आपको, वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे आप डायरेक्ट सेंटेंस यूज कीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, तारीफ वसूल कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और अगर कोई लफ्ज मनफी में सेंटेंस लिखा है नेगेटिव में, तो आप क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये 3 बातें हमने पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, इसलिए मैंने कहा था ना चैप्टर 3 को हम चैप्टर 6 से डायरेक्ट मिला सकते हैं। अच्छा चलिए जी, हम इस पर बात शुरू करते हैं। तो ये हमारे असूल हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे प्रिंसिपल हैं। ये ऐसे ही मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा और ऐसे ही आपने इसे याद कर लेनी। बल्कि आज जब मैं आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं सेव करूंगा तो मैं ये अपनी हैंड राइटिंग भी साथ ही कर दूंगा, ताकि जो बोर्ड पे लिखा है वो भी आपको मिल जाए। तो अब सबसे पहली बात ये ऑलवेज एंड पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि मनफी में ख़त्म करना ही नहीं है सेंटेंस को। ऑलवेज यानी मीन्स जहां भी बैड न्यूज़ की बात है, बुरी खबर है, हमने उसे बुरी खबर में से कन्वर्ट करना है पॉजिटिव न्यूज़ में। कैसे? देखिए, बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि वी वर अनएबल टू कंप्लीट ऑडिट ऑन टाइम। हम इस काबिल नहीं है कि ऑडिट को ऑन टाइम मुकम्मल कर सकें। ठीक है, हम ऑडिट को ऑन टाइम मुकम्मल नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि आप लिखते हैं कि वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑडिट ऑन 4th अप्रैल। यानी बजाय इसके कि आप बुरी खबर सुनाते, आप बैड न्यूज सुनाते कि ये नहीं होगा, आप ये सुनाते कि ये होगा लेकिन इसका टाइम ये होगा। फिर आप बात कीजिए, आई अपोलोजाइज फॉर डिले विच ड्यू टू अ सिस्टम मेल फंक्शन in the factory, but never said bad news first. Let the good news. So convert the bad news into good news. How to convert it? We were unable to complete the audit on time. It's better to say we will be able to complete the audit on 4th April. Second part. You must make following adjustment to correct the accounts. It's better to say, please let me know if we can help adjusting the accounts as following. मुझे ये बताओ कि क्या हम इस तरह एडजस्ट नहीं कर सकते सजेस्टेडली। तो आपके यू मस्ट मेक यानी तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये जरा थोड़ा सा थ्रेटनिंग है, ये मनफी है, नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि क्या हम इसे इस तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते? अनफॉर्चुनेटली आई एम अनएबल टू अटेंड ऑन 20th जून। ये बैड न्यूज है, मैं 20 जून को अटेंड नहीं कर सकूंगा आपका सेमिनार। इट्स बेटर टू गिव देम अ गुड न्यूज, माय कलीग इरफान विल अटेंड ऑन 20th जून as I am at a board meeting and I look forward to seeing you on 26th जून। यानी हमने से 2 खुशियां सुना दी कि एक तो मेरा जो कलीग है वो अटेंड करेगा, यानी ये नहीं कि कोई आएगा नहीं, आएगा सही तुम्हारे सेमिनार पे, तुम्हारी मीटिंग पे, और मैं भी तुमसे मिलूंगा, यानी तुम्हें आई विल गिव यू 2 पैकेज इन स्पाइट ऑफ 1 पैकेज। तो वो मुस्बत में कन्वर्ट हो गया, यानी जो बात आपने मनफी कही थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर। तो ये एक चीज होती है कि कैसे बुरी खबर को अच्छी खबर में कन्वर्ट कर दिया जाए। जी बच्चों, तो अब आप पहचान लेंगे कोई सेंटेंस ऐसा दिया हो जिसमें मनफी न्यूज हो लेकिन नीचे ऑप्शन में पॉजिटिव लिखा हो। क्या ख्याल है बच्चों? इज इट सो? आप कर लेंगे इसको? जी प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि जब हम डिस्कस करते हैं कि यूज करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउंसिएशंस, पर्सनल
प्रोनाउंसिएशंस। तो पर्सनल प्रोनाउंसिएशन कहाँ यूज करते हैं? मैंने अभी आपसे पूछा था कि जहाँ तारीफ मिल सकती है, जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, वहां पे आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट यूज करना चाहिए या इनडायरेक्ट यूज करना चाहिए? जी बच्चों, अगर आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें चूंकि आपकी तारीफ और आपके लिए एप्रिसिएशन है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है यूज पर्सनल प्रोनाउंसिएशन या पर्सनल प्रोनाउंस मेक योर बिजनेस कम्युनिकेशन मच फ्रेंडलियर। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन डिसाइडेड, वी हैव डिसाइडेड। फर्म रिकमेंड्स, फर्म रिकमेंड नहीं, वी रिकमेंड, हमने रिकमेंड किया ये बात। Subsequent to your, subsequent to departure, subsequent to after you have left, जब आपने छोड़ा। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन शर्त ये कि एप्रिसिएशन हो, कोई क्रिटिसिज्म ना हो, तो फिर ठीक है। क्रिटिसिज्म हो तो फिर पर्सनल प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करने नहीं चाहिए, डायरेक्ट सेंटेंस इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें जब तनकीद हो रही है तो फिर हमें एकदम से चेंज कर देना चाहिए इसको। जैसे द अकाउंट्स डिपार्टमेंट लॉस्ट इनवॉइसेस, तो ये इल्जाम है ना, उन्होंने इनवॉइसेस घुमा दी व्हाइल यू आर ऑन हॉलीडेज। इससे अच्छा था कि आप ये कहते हैं कि इनवॉइसेस वी नीड हैव बीन मिसलेड। उनको कहने की बजाय इन्होंने घुमाई है, मिसलेड कह देना ज्यादा अच्छा है कि वो मिल नहीं रही, यानी वो नहीं मिल रही, पता नहीं घुमाई किसने। You have miscalculated the value of the provision. Provision value should be calculated using the following method. बजाय इसके उससे कहा जाए कि तुम गलत मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स बेटर टू यूज के इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। Subsequent to departure, after you have left, जब आप छोड़ कर गए। तो ये बेहतर है कि आप जो है वो पैसिवाइज में यहाँ पे आ जाए, एक्टिवाइज की बजाय। चूंकि अगर हम एक्टिवाइज यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म चला जाएगा, और हम किसी पे डायरेक्ट तनकीद करनी नहीं चाहते, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की तनकीद को ना किया जाए, ठीक है जी। इसी तरह जैसे हमने अभी एक बात कही कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बाज़ जगह पे बड़ा जरूरी होता है। जैसे it was not unreasonable to assume conciliation would not work। अब देखिए यहाँ पे नेगेशन के साइन दो हैं, नॉट और नॉट, नॉट एंड नॉट। अच्छा, तो टू नेगेटिव कन्वर्ट्स पॉजिटिव, तो it was reasonable to assume the conciliation would work। सेंटेंस एक ही है, चूंकि डबल और नॉट यूज किया था तो पॉजिटिव में आना चाहिए। क्यों? इट वाज नॉट अनरीजनेबल टू अज्यूम द रिकॉन्सिलिएशन वुड नॉट वर्क, सो बेटर टू से इट वाज रीजनेबल टू अज्यूम द रिकॉन्सिलिएशन वुड वर्क। इफ यू लेट मी नो, व्हेन यू लेट मी नो, इफ का वर्ड लगाएंगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। I cannot let you have the report today. I cannot let you have to report today. I will send you the file on Thursday 18th June। बात वही है कि बजाय इसके कि आप मनफी बात करें कि ये नहीं हो सकता, इससे अच्छा आप बताइए कब हो सकता है। बेटर इज दिस कि आप ये बताएं कि कब हो सकता है। तो इससे बात जो है वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा मुस्बत और ज्यादा अच्छे अंदाज से हो सकेगी। अच्छा जी, तो अब आप लोगों से पूछते हैं कि क्या ये बात क्लियर है आपको? जी बच्चों, पहली ही दफा में बिल्कुल